स्वागत है आप लोगों का किरण पीसीएस क्लासेस में। आज की क्लास में हम लोग वाइस प्रेसिडेंट पर चर्चा करेंगे। उपराष्ट्रपति, आज हम लोग देखेंगे वाइस प्रेसिडेंट को और वाइस प्रेसिडेंट में कौन कौन से आर्टिकल हैं उस पर चर्चा करेंगे। तो आर्टिकल 63 तो आर्टिकल 63 में क्या है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। भारत का उपराष्ट्रपति, भारत का उपराष्ट्रपति, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अब आर्टिकल 64 में देखते हैं, उपराष्ट्रपति राज्यों की परिषद का या राज्यसभा का उपसभापति होगा। उपसभापति होगा। राज्यों की परिषद का उपसभापति होगा। आर्टिकल 65 को देखते हैं। मान लीजिए कि राष्ट्रपति अगर एब्सेंट है, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के शक्तियों का या कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। अगर मान लीजिए कि राष्ट्रपति एब्सेंट है तो राष्ट्रपति के एब्सेंट में राष्ट्रपति का जो भी पावर और फंक्शन है उसका यूज़ कौन करेगा? तो उसका यूज उपराष्ट्रपति करेंगे। अब हम लोग देखते हैं आर्टिकल 66 को। आर्टिकल 66 में क्या है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है, उपराष्ट्रपति का जो इलेक्शन होता है, उसमें कौन कौन से भाग लेते हैं? तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, संसद के दोनों सदनों के यानी राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित उपराष्ट्रपति के इलेक्शन में कौन भाग लेते हैं? बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट यानी संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं।
अब देखते हैं आर्टिकल 67 को। इसमें उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? उपराष्ट्रपति का कार्यकाल, टेन्योर ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, कितने वर्ष का होता है? तो यह 5 ईयर्स का होता है। लेकिन अगर उपराष्ट्रपति एब्सेंट है, खराब स्वास्थ्य है या किसी भी कारण से यह अपने पद पर नहीं रह पा रहा है तो 5 वर्ष से पहले भी उपराष्ट्रपति का पद, अपने पद से वह त्यागपत्र दे सकता है। और सामान्य स्थिति में इनका कार्यकाल जो है वह कितने वर्षों का है? तो 5 ईयर्स का है। आर्टिकल 68, आर्टिकल 68 में अगर उपराष्ट्रपति जो है, उपराष्ट्रपति अगर अपने उपराष्ट्रपति का स्थान रिक्त होने पर, उपराष्ट्रपति का स्थान रिक्त होने पर, उपराष्ट्रपति का स्थान रिक्त होने पर निर्वाचन का समय, क्या इलेक्शन का टाइम होगा, निर्वाचन का समय तथा निर्वाचित व्यक्ति का जो भी निर्वाचित व्यक्ति का कार्यकाल। आर्टिकल 68 में क्या है? अगर उपराष्ट्रपति का स्थान रिक्त हो जाता है तो निर्वाचन का जो भी समय निर्धारित किया जाएगा और निर्वाचित व्यक्ति का क्या कार्यकाल रहेगा, कितने समय का रहेगा, तो यह निर्धारित जो किया जाएगा इसका वर्णन किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 68 में है। आर्टिकल 69 को हम लोग देखते हैं। आर्टिकल 69 में वाइस प्रेसिडेंट जो है उसका जो शपथ का ओथ ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति का शपथ, उपराष्ट्रपति का शपथ ग्रहण जो प्रक्रिया है उसका वर्णन किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 69 में है। आर्टिकल 70 पर को देखें। आर्टिकल 70 में यहाँ पर हमने लिखा है कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के शक्तियों या कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। तो 5 आर्टिकल्स के बाद जो है 70 में भी यही है कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में, अगर मान लीजिए राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे। अगर मान लीजिए कि राष्ट्रपति जो है वह किसी कारण से अनुपस्थित है या उसकी तबीयत खराब है, हेल्थ इशू है या अन्य कारणों से उन्होंने त्यागपत्र दे दिया है, उस पर महाभियोग की प्रक्रिया चल रही है, तो अन्य कारण किसी भी प्रकार का हो सकता है, तो उसमें उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा। अब हम लोग देखते हैं आर्टिकल 71 को। आर्टिकल 71 जो है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित जो भी विवाद है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित जो भी विवाद है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से संबंधित विवाद, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित विवाद
का निपटारा कहाँ होगा? तो यह सुप्रीम कोर्ट में होगा। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित अगर कोई भी विवाद हो तो उसका निपटारा कहाँ होगा? उसका निपटारा सुप्रीम कोर्ट में किया जाएगा। अब आर्टिकल 72 को देखते हैं। आर्टिकल 72 में क्या है कि पार्डेनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति, राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति, राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति यह कौन कौन सा है? तो निलंबन है, परिहार है और लघुकरण के द्वारा राष्ट्रपति जो है वह क्षमादान किसी भी अपराधी को कर सकता है। आर्टिकल 73 पर आ जाइए। आर्टिकल 73 संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार वह किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 73 में संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार का वर्णन किया गया है। अब हम लोग देखते हैं मंत्रिपरिषद को यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। मंत्रिपरिषद यहाँ से हम लोग आर्टिकल 74 को स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 74 इसमें क्या है? आर्टिकल 74 में कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सहायता और परामर्श देने के लिए, राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सहायता और परामर्श देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा। राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सहायता और परामर्श देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा। राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सहायता और परामर्श देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा और जिसका प्रधान कौन होता है? तो बहुमत दल के नेता प्रधानमंत्री होते हैं, जो इन्हीं के सलाह पर मंत्रिपरिषद काम करती है और यह राष्ट्रपति को सलाह और सहायता देता है। एक मंत्रिपरिषद होगा। आर्टिकल 75 अन्य मंत्री जितने भी मिनिस्टर होते हैं, अन्य मंत्रियों के बारे में उपबंध या व्यवस्था। तो जितने भी मिनिस्टर हैं
तो इस बात को आप लोग याद करेंगे, रखेंगे कि जितने भी मंत्री हैं सभी को अलग अलग डिपार्टमेंट दिए गए हैं और सब अपने अपने, जैसे रेल मंत्रालय है, जैसे गृह मंत्रालय है, जैसे रक्षा मंत्रालय है। तो इस मंत्रालय का प्रारंभ जो हुआ है वह कब हुआ है? तो 1861 में हुआ है। 1861 में इसको हम क्या कहेंगे? विभागीय प्रणाली। किसने किया है 1861 में? 1861 में लॉर्ड कैनिंग ने, 1861 में लॉर्ड कैनिंग ने डिपार्टमेंटल सिस्टम, या इसको हम पोर्टफोलियो सिस्टम भी कहते हैं, लॉर्ड कैनिंग ने विभागीय प्रणाली को प्रारंभ किया। विभागीय प्रणाली को प्रारंभ किया। तो आर्टिकल 75 में क्या है कि अन्य मंत्रियों के बारे में उनको कौन कौन सा मंत्रालय दिया गया है उसी के बारे में चर्चा की गई है। अब हम लोग देखते हैं आर्टिकल 76 को देखते हैं। यहाँ देखिए, भारत का महान्यायवादी, भारत का महान्यायवादी, भारत का महान्यायवादी, भारत का महान्यायवादी किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 76 में क्या चर्चा की गई है कि भारत का एक अटॉर्नी जनरल होगा। भारत का एक महान्यायवादी होगा। भारत का एक महान्यायवादी होगा। किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 76 में कि भारत का एक महान्यायवादी होगा। तो महान्यायवादी जो है, महान्यायवादी के बारे में आप लोग जान लें कि यह सेंट्रल का, केंद्र का एक क्या होता है? यह एक लीगल जुडिशियल अधिकारी होते हैं महान्यायवादी। सुप्रीम पावर होता है इसके पास जुडिशियल का। इसको किसी भी भारत के जितने भी हाई कोर्ट हैं, किसी भी हाई कोर्ट में इसको हियरिंग करने का अधिकार होता है महान्यायवादी को। तो राज्य स्तर पर महाधिवक्ता होते हैं और केंद्र स्तर पर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं। भारत का एक महान्यायवादी होगा। इसको कौन अपॉइंट करता है? तो इनकी अपॉइंटमेंट जो होती है वो प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। आर्टिकल 76 भारत सरकार का जो भी कार्य होता है, भारत सरकार का लॉ से संबंधित जो भी कार्य होता है उसके कार्यों को रेगुलेट कौन करता है? तो अटॉर्नी जनरल करते हैं। भारत सरकार के कार्यों का संचालन कौन करता है? तो वह अटॉर्नी जनरल करता है। आर्टिकल 78 को देखते हैं। आर्टिकल 78 में है कि राष्ट्रपति को कार्यों की जानकारी, कार्यों की सदन के कार्यों की जानकारी देना प्रधानमंत्री का कर्तव्य होता है। प्रधानमंत्री का कर्तव्य होता है। सदन में कौन कौन सी कार्रवाई की जा रही है इसका इन्फॉर्मेशन कौन देते हैं? तो यह भारत के प्रधानमंत्री देते हैं, राष्ट्रपति अवगत कराते हैं। तो ये आप लोगों का भारत का महान्यायवादी हुआ। तो आज हमने 3 चैप्टर पर चर्चा की। नंबर 1 भारत का उपराष्ट्रपति, उसके बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में और भारत के अटॉर्नी जनरल के बारे में। कल की क्लास में हम लोग देखेंगे कि पार्लियामेंट देखेंगे
और पार्लियामेंट पर चर्चा करेंगे। तो आज के क्लास में आप लोगों का इतना ही है और आगे हम लोग कल के क्लास में फिर से चर्चा करेंगे, पार्लियामेंट पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।